डरावनी कहानी हर शनिवार। ये कहानी ऐसे 8 दोस्तों की कहानी है जो मुंबई के समुद्र तट के किनारे कहीं थोड़ी सी दूर पे बसी एक बस्ती के रहने वाले होते हैं। जहाज़ चला करके कुछ पास के टापू क्षेत्रों में, उनको वहाँ के जंगलों में जा करके वहाँ से कुछ वन्य संपदा लाने और यहाँ के उस विभागों में उसको देते थे और उनका वो ट्रैवर्स का काम चलता था। तो ये दो दोस्त तो उस जहाज़ में काम करते थे, जहाज़ को चलाने का। बाकी 6 दोस्त जो उनके साथ के दोस्त थे वो अक्सर छुट्टियों के मौके पे कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते थे और ये 8 दोस्त मिल करके कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। उन 8 दोस्तों में 2 तो उनकी गर्लफ्रेंड थी। सभी मिल करके खूब हंसी खुशी मस्ती करते और आए दिन कहीं ना कहीं समुद्र में होकर जहाज़ के ज़रिए कहीं घूमने किसी दूसरे टापू पे जाया करते थे। वहाँ जा कर के अपने पिकनिक मनाते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह ये उस जहाज़ से घूमने गए। बड़ी मस्ती में थे, मस्त मौसम था, सुहाना मौसम, मस्त ठंडी बयार चल रही थी। सभी दोस्त और वो दोनों लड़कियां उस जहाज़ पे खूब मस्त गाना बजाना, नाचना गाना कर रहे थे। पीने खाने का जम के दौर चल रहा था। हमेशा की तरह ये आने वाली किसी अनजान मुसीबत से अनभिज्ञ थे और अपनी मस्ती में हमेशा की तरह थे, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार घूमने पिकनिक मनाने जा चुके थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। वो एक टापू पे गए और वहाँ पिकनिक मनाया। पिकनिक मना करके अपना काम निपटा कर जब ये वापस लौट रहे थे, अचानक जोरों का तूफ़ान आ गया। इतनी जोरों का तूफ़ान कि इस तूफ़ान में उनका जो जहाज़ का इंजन सिस्टम था वो फेल हो गया। जहाज़ जो ऑटोमेटिकली ड्राइविंग सिस्टम से चलता था वो चलना बंद हो गया। अब ये परेशान हो गए। अचानक जोरदार तूफ़ान आया और इस तूफ़ान में तेज़ लहरें समुद्र में उठी और गड़गड़ाती गन 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 करती आवाज़। जहाज़ जोर जोर से हिचकोले मारने लगा। कभी लगता अब पलटा। खूब ऊपर लहरों में जहाज़ उठता था, फिर नीचे हो जाता था। सब के सब डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए थे। कभी इधर पलटते, कभी उधर पलटते। तभी उनके जहाज़ का ऑटो पायलट मोड जो था अचानक पूरी तरह खराब हो गया। जहाज़ का जो कैप्टन था वो घबरा गया। कैप्टन कोई और नहीं, इन्हीं दोस्तों का एक दोस्त था कि जहाज़ को कैसे चलाया जाए, कैसे लिया जाए। वो इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि जहाज़ तूफ़ानों से जो लड़ रहा है, हिचकोले खा रहा है, तूफ़ान कुछ थम जाए तो कुछ सूझे कि क्या करना चाहिए। देखते देखते कुछ देर तक तूफ़ान अपनी हरकत करता रहा। तूफ़ान पूरे जोश में था। कुछ देर बाद धीरे धीरे तूफ़ान थमने लगा। थमते हुए तूफ़ान को देखकर इनकी सांसों में सांस आने लगी। वरना ये तो सोच लिए थे आज तो हम गए, तूफ़ान जहाज़ पलट देगा, जहाज़ डूब जाएगा और हम नहीं बचेंगे। तभी
कैप्टन को कोई बात सूझी। उसने देखा कि जहाज़ का ऑटो पायलट सिस्टम जो था वो तो ख़राब हो गया है। वो नेविगेटिंग सिस्टम से किसी तरह जहाज़ को चलाते हुए आगे बढ़ाता रहा, लेकिन ये क्या, जहाज़ लहरों के थपेड़े खाते हुए ऐसी स्थिति में आ गया था कि दूर तक दूरबीन लगाकर देखने के बावजूद कहीं किनारा नज़र नहीं आ रहा था। अगर कुछ लगता था तो बस सिर्फ समुद्र का पानी पानी पानी, उठती हुई लहरें, वो नीली नीली लहरें, समुद्र की भयानकता, इसके सिवा कुछ नहीं। कहीं प्रकृति का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से बादल गड़गड़ा रहे थे। दिल घबराता था कि कहीं तूफान फिर से ना आ जाए। हम करें तो करें क्या। कैप्टन का मन बार बार कहता था कि कहीं तो कोई आसार समझ में आए, रास्ता समझ में आए कि किधर से हमको जाना है। वो कभी इधर मोड़ता, कभी उधर मोड़ता। दोनों कैप्टन आपस में डिस्कस करते और बाकी साथी घबरा रहे थे। एक दूसरे से कहते कि हम क्या मुसीबत में पड़ गए। बाकी साथी उन कैप्टन साथियों से कहते हैं, किसी तरह ये देखो तो सही कि आखिर जहाज़ किस दिशा में जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। वो नक्शे को खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जिस मार्ग से हमेशा आया जाया करते थे उस मार्ग से काफ़ी दूर भटक गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस जहाज़ किसी भी दिशा में बढ़ते चला जा रहा था, वो इस उम्मीद पे कि कहीं ना कहीं तो कोई किनारा नज़र आएगा, कोई मार्ग समझ में आएगा, कहीं समुद्र में कोई दिशा सूचक सिस्टम समझ में आए, जिससे ये समझ में आए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमको जाना कहाँ है। आखिर वो भटकते रहे, परेशान होते रहे। शुक्र है तूफान पूरी तरह थम चुका था। अब उस समुद्र की कुछ सामान्य लहरों में आगे बढ़ रहे थे। जहाज़ का नेविगेशन सिस्टम उनका साथ दे रहा था। वो चलते चले जा रहे थे, लेकिन सिर्फ समुद्र की भयानकता ही नहीं थी, उनके साथ एक और भयानकता साथ जुड़ी थी, और वो थी भूख। क्योंकि उनके पास खाने पीने का जो भी सामान था सारा कुछ नष्ट हो गया था। अब उनके पास खाने का कोई सामान नहीं बचा था। बस अगर कुछ पकाने के लिए था तो गैस था, लेकिन उसमें पकाते क्या, पकाने के लिए भी तो कुछ होना, खाते क्या, खाने के लिए कुछ नहीं था। बस सिर्फ कुछ था तो थोड़ा बहुत पानी था, वो भी अब ख़त्म होने वाला था। अगर उन्हें फिर पानी की ज़रूरत थी तो समुद्र का पानी नीचे से समुद्र से खींच करके ऊपर लाते और वो खारा खारा पानी पीते। भूख और इधर समुद्र की दूर तक ना दिखाई देने वाली वो स्थिति जहाँ कहीं दूर कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा था। एक तरफ समुद्र की भयानकता, दूसरी तरफ भूख की भयानकता। दोनों से सभी परेशान थे, लेकिन एक तीसरी परेशानी भी उनके सामने आ खड़ी हुई, और ये तीसरी परेशानी थी, इन 8 दोस्तों में एक दोस्त था शिवेश नाम का एक दोस्त। उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा था और बुखार भी उसे आ गया था। एक तरफ बुखार से उसका शरीर तप रहा था तो दूसरी तरफ भूख से। शिवेश बहुत पेट के दर्द से परेशान होकर के चीखता था, कभी चिल्लाता था कि मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सब कोई उसको समझाते, देख भाई शिवेश, तकलीफ़ तो हम भी महसूस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तुझे किसी तरह सहन करना है, ये तेरा दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हम तुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे, बस किनारा मिलने की देर है। दोनों कैप्टन बार बार आते और कहते, हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किनारा समझ में आएगा। बाकी दोस्त कहते, कैसे भी करो, हमारे पास खाने का कुछ सामान नहीं बचा है। इधर हमारे दोस्त शिवेश की तबीयत बिगड़ते जा रही है और पेट दर्द से परेशान हो रहा है।
कई दिनों से वो भूखे प्यासे सभी थे। रात में ठीक तरह से नींद नहीं आती थी। शरीर जब बहुत थक जाता था तो किसी को नींद आ जाती थी, तो ज़्यादातर सभी डरे सहमे और भयानकता को झेलते हुए, इतना सब कुछ हो रहा था, बुरी तरह से ये सब परेशान हो गए थे। इधर किसी तरह जहाज अभी चल तो रहा था, लेकिन जहाज का इंजन भी आखिर कब तक साथ देता। जहाज बहुत बड़ी भी नहीं थी, छोटी सी जहाज थी। उसमें एक इंजन सिस्टम था, लेकिन इंजन सिस्टम के साथ साथ पतवार से भी चलाने वाला सिस्टम था कि इमरजेंसी में यदि कुछ हो जाए तो पतवार से किसी तरह जहाज को चलाया जा सकता था। अब हुआ ये कि अचानक जहाज का इंजन बंद हो गया। जाने क्यों, क्या कारण था। ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। एक तरफ किनारा नहीं मिल रहा था, दूसरी तरफ खाने पीने का कोई सामान नहीं था, तीसरी तरफ पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था, चौथी बात की समस्या कि उनका एक दोस्त शिवेश दर्द से बुरी तरह तड़पता था और चीखता था, चिल्लाता था। उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई थी। वो दर्द के कारण गालियाँ भी बकता था, बुरी तरह चिल्लाता था। उसके चीखने चिल्लाने से और सभी परेशान हो गए थे। कोई उसे समझाता था तो कोई उसे डांट देता था, कोई उसको बोलता था मरे तो मरे साला, मर जाए, मरने दो उसको करके। उसमें एक था प्रताप। वो थोड़ा गर्म स्वभाव का था। वो कभी कहता ज़्यादा चीखेगा तो तेरा गला दबा दूंगा, मार दूंगा तुझे, फेंक दूंगा तुझे समुद्र में। बाकी लोग उसे समझाते, नहीं नहीं प्रताप, ऐसा मत बोल, ऐसा मत कर। फिर कभी वो शिवेश को समझाते, शिवेश भाई किसी तरह चुपचाप सहन कर, हमको किनारा मिल जाएगा, हम तुझे तुरंत इलाज के लिए कहीं ना कहीं ले जाएंगे, तू ठीक हो जाएगा शिवेश। मगर शिवेश भी क्या करता, असहनीय दर्द को सहते सहते उसकी भी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। और ये सारी घटना उस काल की थी, उस समय की थी जब मोबाइल जैसे फ़ोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लैंडलाइन फ़ोन था, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। अब हारे हुए व्यक्ति की तरह हारे तो करे क्या, बस सिर्फ सारी उम्मीदें उस ऊपर वाले पे छोड़ दिए थे। समुद्र में दूर तक उन्हें किनारा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, और तो और कहीं से कोई आता जाता जहाज भी नहीं दिखता था कि जिसे दूर से सहायता के लिए कोई इंडिकेशन दिया जा सके। और ना ही कोई ऊपर से जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था कि उसे कांच जैसी कोई चीज़ की चमका करके, लाइट दे करके उसे हेल्प मांगा जा सके। कोई मददगार समझ में नहीं आ रहा था। बस सब के सब भगवान भरोसे हो गए थे। लग रहा था या तो हम मर जाएंगे या ईश्वर की कृपा हुई तो शायद बच जाएंगे। अब इधर ये सब हताश होकर के बैठे थे, और उधर शिवेश दर्द से इतना परेशान था कि चीखे जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। उधर शिवेश दर्द से चीख रहा था, परेशान था, और इधर ये लोग भूख से तड़प रहे थे। आखिर ऐसी स्थिति में प्रताप अपना आपा खो बैठा और गुस्से में बौखलाते हुए कहा, इस साले कमीने शिवेश को तो मार डालना चाहिए, गला दबा देना चाहिए। सभी उसे रोकने की कोशिश किए, लेकिन शिवेश बुरी तरह से चीख रहा था। तभी प्रताप के साथ साथ कुछ और भी लोगों को क्रोध आ गया। शिवेश के प्रति सिंपैथी दिखाने की जगह शिवेश पे सभी गुस्सा दिखाने पे उतर आए। और जब कुछ और भी लोगों को गुस्सा आया तो प्रताप को तो जैसे मानो ऐसा लगा कि जैसे उसे बल मिल गया, कोई उसे पुश कर रहा है, दबा दे साले का गला। और वो गुस्से में उठा और अचानक शिवेश का मुंह दबा दिया और कहा, चुप हो जा, नहीं तो मार के तेरे को यहीं फेंक दूंगा समुद्र में। लेकिन प्रताप नहीं जानता था कि शिवेश की हालत अब क्या हो गई थी।
उसके पेट में जो दर्द था वो वाकई उसे मौत के इतने करीब ला चुका था कि जरा सा उसका मुंह प्रताप ने क्या दबाया और देखते ही देखते शिवेश के प्राण निकल गए। सभी ने यह समझा शिवेश अचेत होकर के सो गया है, गिर गया है। किसी की समझ में नहीं आया कि शिवेश को कुछ हो गया है। प्रताप ने जब मुंह दबाया तो शिवेश के प्राण निकल गए, लेकिन ना तो प्रताप की समझ में आया ना और दोस्तों की। सबने मिलकर प्रताप को शिवेश से अलग किया। कुछ देर शांत बैठने के बाद सबका ध्यान इस बात की तरफ गया कि शिवेश अब कोई हरकत नहीं कर रहा है, चीख नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। उनके साथ की दोनों लड़कियां जो उनकी दोस्त थी वो बुरी तरह से घबरा गई, जिसमें से एक का नाम मोना, दूसरे का नाम टीना था। ये मोना और टीना बुरी तरह से घबरा गई और अचानक मोना के मुंह से चीख निकली, लगता है शिवेश को कुछ हो गया, अरे देखो देखो। सब कोई घबरा गए और जब करीब जा कर के शिवेश को हिला डुला कर देखा तो देखा कि शिवेश कुछ बोल नहीं रहा है। शिवेश 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 चिल्लाते रहे, मगर कहाँ, शिवेश कहाँ बोलने वाला था, वो तो मर चुका था। सब देख करके घबरा गए कि शिवेश तो मर गया। अरे शिवेश मर गया, अब क्या करें, अब क्या करें। अरे करे क्या, कुछ नहीं, कुछ देर किनारा देखते हैं। अगर किनारा नहीं मिला तो हम शिवेश को किसी तरह समुद्र में बहा देंगे। यही समझेंगे हमारा एक साथी मर गया और हमने उसका क्रियाक्रम कर दिया। लेकिन इन सभी दोस्तों में एक था पलाश नाम का, जो शिवेश के प्रति कुछ ज़्यादा हमदर्दी सिंपैथी रखता है। जब प्रताप ने उसका मुंह दबाया तो शिवेश के पास पलाश दौड़ता हुआ आया था और उसने प्रताप को हटाकर अलग किया था। तब शिवेश की सांसें चल रही थी और शिवेश के अंतिम सांस निकलने से पहले उसने पलाश की तरफ बड़े गौर से देखा था। पलाश का चेहरा लगता है शिवेश की आंखों में समा गया था कि यही एक दोस्त मात्र है ऐसा जो उसके प्रति कुछ सिंपैथी रख रहा है। क्योंकि पलाश ने शिवेश को बचाने के लिए हाथ मलना, हथेली को रगड़ना बहुत कोशिश किया और कहा, शिवेश 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 तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शिवेश। पलाश बड़े जतन के साथ शिवेश को बचाने की पूरी कोशिश करा, लेकिन शिवेश के नसीब में अब आगे सांसें नहीं लिखी थी। इसलिए वो पलाश के बाहों में ही दम तोड़ चुका था। पलाश को भी लगा कि शिवेश शायद मूर्छित हो गया है, इसलिए पलाश ने उसको वहीं लिटा दिया और किनारे एक तरफ चुपचाप बैठ गया था। अब जब ये हादसा हो ही गया तो समझो इतनी परेशानियों में एक परेशानी और बढ़ गई। अब सब सोचने लगे कि आखिर हम करें तो करें क्या, आखिर क्या किया जाए। एक परेशानी, दो परेशानी, तीन परेशानी, अब ये एक और परेशानी। शिवेश मर चुका है। हम अगर किनारा मिल भी गया तो हम शिवेश को कैसे लेके जाएंगे घर, क्या जवाब देंगे कि शिवेश कैसे मर गया। सब घबरा गए। सभी ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम शिवेश को समुद्र में बहा दें, और यही सोच कर के इस प्लान को पूरा करने की तैयारी में थे। तभी उनके साथियों में जो दो कैप्टन साथी थे, उन्हें ऐसा लगा कि कहीं दूर, बहुत दूर हल्का हल्का धुआं उठ रहा है और कुछ पक्षी मंडरा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं दूर कोई किनारा हो सकता है। उन्होंने अपने पतवार सिस्टम से, जो कुछ साथी मिलकर के पतवार चला रहे थे, वो पतवारों को ज़ोर ज़ोर से चलाने को कहे। पतवार चलते रहें और स्टीयरिंग को घुमा घुमा के जहाज़ को उस दिशा की तरफ मोड़ते गए जिस तरफ धुआं उठता दिखाई दे रहा था। जहाज़ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ उम्मीद की किरणें
नज़र आने लगी। तभी सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी तरह सिवेश की बॉडी को पानी में बहा दिया जाए, जहाज़ से ऊपर समुद्र में फेंक दिया जाए। तभी उन्हें दूर टापू नज़र आया और हरियाली नज़र आई। तभी कैप्टन ने जोर से चीख के कहा, लगता है किनारा मिल गया, ओ देखो, ओ देखो, किनारा दिखाई दे रहा है। सभी ने गौर से देखा, दूरबीन से देखा कि हाँ, कोई किनारा नज़र आ रहा है, कोई पहाड़ी नज़र आ रही है, कुछ हरियाली नज़र आ रही है। अब क्या था, सबको कुछ उम्मीद की किरणें उभरती नज़र आई। सब खुश हो गए कि चलो, हमको अपने साथी को समुद्र में फेंकने की ये हरकत नहीं करनी पड़ी। किनारा नज़र आ रहा है, हम किनारे पहुंचेंगे और किसी तरह किनारे में रहने वाले लोगों से ये बताएंगे कि हमारा साथी था, बीमारी से मर गया, और वहीं इसका क्रियाक्रम कर देंगे। अब धीरे धीरे जहाज़ उस किनारे की तरफ आगे बढ़ता है और देखते देखते वो उस किनारे पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि ये समुद्र का कोई किनारा है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जंगल फैला हुआ है। वो लोग किसी तरह अपने जहाज़ को समुद्र के उस जंगली क्षेत्र के किनारे लगा देते हैं, लंगर डाल करके जहाज़ वहाँ खड़ा करते हैं। तभी देखते हैं दूर कहीं नगाड़े बजने की आवाज़ आ रही है। वो लोग घबरा जाते हैं कि नगाड़ा कैसे बज रहा है। किसी तरह हिम्मत करके दुबक के एक तरफ बैठे रहते हैं। तभी देखते हैं कि कुछ लोग बड़े धीरे धीरे आराम से उनकी तरफ आ रहे हैं। वो जंगली आदिवासी लोग नंग धड़ंग हालत में उनकी तरफ आ रहे हैं। तो कैप्टन देख के घबरा जाता है, कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जंगली खूंखार दरिंदे टाइप के हों जो इंसान को पकड़ के मार के खा भी जाते। अगर कहीं ऐसा हुआ तो हम दूसरी मुसीबत में फंस जाएंगे। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छे किस्म के लोग हों जो इन लोगों की बात को समझते हों। अब भगवान ही मालिक है कि जाने ये किस किस्म के जंगली लोग हैं। तभी देखते हैं कि वो जंगली करीब आ गए। जंगलियों का एक सरदार सबको हाथ से इशारा करता है। तभी नगाड़े के बजने की आवाज़ बंद हो जाती है। ये लोग जहाज़ को किनारे रोक करके अपना लंगर डाल चुके रहते और जहाज़ के ऊपर हिस्से में चुपचाप शांत खड़े रहते। तभी जंगलियों का जो सरदार रहता है वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है और कुछ जंगली आदिवासी भी उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। कैप्टन किसी तरह हिम्मत करके जहाज़ से नीचे उतरता है और सबको इशारा करता है कि तुम भी जहाज़ से नीचे उतर जाओ। वो लोग भी जहाज़ से नीचे उतरते हैं। हाथ पैर सबके थरथराते रहते हैं, खड़े होने तक की हिम्मत नहीं रहती क्योंकि कई दिनों से कुछ खाए पी नहीं रहते। तो वहीं ज़मीन पे बैठ जाते हैं। उनकी हालत देख करके लगता है कि ये बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। जंगल का जो सरदार रहता है, जंगलियों का जो सरदार रहता है, वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी भाषा में कुछ कहता है। कैप्टन किसी तरह इशारे से अपनी बात समझाता है कि हम लोग दूर से आ रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं, भूखे हैं, खाए पिए नहीं हैं, हम 8 लोग हैं। जब कैप्टन इशारे से उन लोगों को ये बात समझाता है कि हम 8 व्यक्ति हैं, तो जंगलियों का जो सरदार रहता है वो सब की गिनती करता है और कहता है कि तुम तो 7 हो। तो कैप्टन फिर कहता है कि नहीं, हम 8 हैं। तो वो पूछता है कि 8वां कहाँ है। तो कैप्टन इशारे से बोलता है कि वो अंदर है, मर गया। किसी तरह सब मिल कर के सिवेश की बॉडी को वहाँ निकाल के बाहर लाते हैं और पलाश सिवेश का खास दोस्त रहता है, वो बहुत रोता रहता है। बाकी और कोई ये आंखों में आंसू तक नहीं होते। कैप्टन किसी तरह जंगल के सरदार से कहता है कि ये हमारा दोस्त था, बीमारी से मर गया, इसका दाह संस्कार करना है, दफन करना है इसको। तो वहीं पास में ही किसी जगह दफन कर दिया जाता है सिवेश की डेड बॉडी को। लेकिन सिवेश की आत्मा तो अभी भटक रही होती और
सुरेश की आत्मा ये तय करती है कि तुमने मुझे बेमौत मार दिया, अब मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम साथ थे और मैं अकेला। मैं दर्द से तड़प रहा था और तुम मुझे मारकर अब यहाँ किनारे पे आ गए हो। अगर थोड़ा सब्र करते तो मैं जिंदा बच जाता, अपने परिवार में वापस जाता। अब शिवेश को तो किसी तरह दफन कर दिया गया। पलाश का रो रो के बुरा हाल था। शिवेश की आत्मा वहीं भटक रही थी और वो ये तय कर चुकी थी कि मैं किसी तरह इन बाकी लोगों को जान से मार दूंगा। अब क्या होता है, किसी तरह जंगल के उन जंगलियों से वो लोग अपनी बात कहते हैं कि हमको बहुत भूख लगी है। उनके किसी तरह खाने पीने का कुछ इंतज़ाम किया जाता है। जहाज समुद्र के किनारे लंगर डाले हुए खड़ा है। दिन भर वो लोग जंगल में घूमते फिरते हैं जंगलियों के बीच, और उन्हें खाने पीने का अब तो इंतज़ाम हो चुका था। लेकिन शिवेश की आत्मा तो अभी भी भटक रही थी। दिन भर कुछ घूमने फिरने खाने पीने के बाद बाकी सभी सातों लोग जहाज में आकर सो जाते हैं। जब रात में वो सोते होते हैं तो शिवेश की आत्मा उस जहाज में आती है और देखती है कि सातों कैसे मस्ती से सो रहे हैं, जिसमें से एक पलाश था जो शिवेश से प्रति हमदर्दी रखता था।